6 किलोमीटर की रेंज बची है मेरे कार में। और जो अभी हमने पेट्रोल पंप लगाया है वो भी कुछ 8 मिनट के रास्ते पे है, 5-6 किलोमीटर के आसपास है वो भी। ये गाड़ी का पूरा फ्यूल ख़त्म हो चुका है। ये जो मीटर ज़ीरो पे आता है ना, ये ज़ीरो पे आ चुका है गाड़ी बंद करना। और ये रीफ्यूल लिखा आ गया है। रीफ्यूल का मतलब है कि अब इसमें बिल्कुल ज़ीरो रेंज है, अब रेंज है ही नहीं। ये गाड़ी का पूरा फ्यूल ख़त्म हो चुका है। ये जो मीटर ज़ीरो पे आता है ना, ये ज़ीरो पे आ चुका है गाड़ी बंद करना। और ये रीफ्यूल लिखा आ गया है। रीफ्यूल का मतलब है कि अब इसमें बिल्कुल ज़ीरो रेंज है, अब रेंज है ही नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। एक और नई सुबह हो चुकी है सोफिया में, बुल्गारिया में मैं हूँ। सोफिया जो कि बुल्गारिया का कैपिटल है। नाम सुन के ऐसा नहीं लगता किसी लड़की का नाम है सोफिया, लेकिन खैर यही है सोफिया शहर जिसमें मैं चल रहा हूँ। और मैं हूँ बिल्कुल सिटी सेंटर में, हार्ट ऑफ द सिटी, मतलब सोफिया के दिल में। और ये यहीं पास में ही हमारा होटल है और मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जितनी भी जगह है घूमने की वो सब यहाँ पास में ही हैं। कैथेड्रल्स, म्यूज़ियम्स जो यहाँ के पुराने हैं, सैकड़ों साल पुराने जो मॉन्यूमेंट्स और म्यूज़ियम्स वगैरह बने हुए हैं वो सब यहीं पे हैं। तो आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स दैट। वेलकम टू माई चैनल द ट्रैवलिंग CEO। और इस चैनल में मैं आप लोगों को अपने साथ ले जा रहा हूँ दिल्ली टू लंदन रोड एक्सपेडिशन पे, जो कि मैं कर रहा हूँ हियरिंग अवेयरनेस के लिए। मैं एंटर कर चुका हूँ यूरोप में। इससे पहले मैं ग्रीस गया था जो कि शेंगन एरिया था, और बुल्गारिया में आज हूँ जो कि एक यूरोपियन कंट्री है बट नॉन शेंगन कंट्री है। तो यहाँ शेंगन वीज़ा नहीं चलता है। अगर किसी को बुल्गारिया आना हो तो या तो पहले शेंगन वीज़ा लेके शेंगन कंट्री में जाए, और अगर वो मल्टी एंट्री वीज़ा है तो वहाँ से बुल्गारिया आने दिया जाएगा शेंगन वीज़ा के ऊपर में ही। बट शेंगन वीज़ा लेके डायरेक्टली बुल्गारिया नहीं आया जा सकता है। अगर बुल्गारिया आना है तो इसका वीज़ा अलग से लेना होगा। मुझे आज है 3 अक्टूबर और मैं इंडिया से 13 तारीख को निकला था, यानी कि मुझे हो गए हैं आज 20 दिन। और इंडिया, दुबई, ईरान, टर्की, ग्रीस होते हुए बुल्गारिया है मेरी 6th कंट्री यहाँ पे। और ये बुल्गारिया का पूरा सिटी सेंटर है जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे चारों तरफ दिखाता हूँ। ये सारे घर हैं, ऑफिसेज हैं, होटल्स हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, नीचे दुकानें हैं। और ये देखिए यहीं पे ट्रैम भी चल रही होती है रोड पे। तो इसी रोड पे यहाँ पे कार भी चल रही होती है, ट्रैम भी चल रहा होता है, लोग भी वॉक कर रहे होते हैं। सो ये यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरा। और बिल्डिंग्स पे कई नाम लिखे हैं बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये सब यहाँ के लोकल लैंग्वेज में लिखा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये किस चीज़ की शॉप है ये हमें पता ही नहीं लग सकता है। तो बहुत ज़्यादा गूगल लेंस, गूगल ट्रांसलेटर, इन सब का यूज़ करना पड़ रहा है। अब जैसे उस पर प्लस साइन बना है तो इससे पता लग रहा है कि ये एक मेडिकल शॉप है। तो ऐसे ही हमें रिलेट कर कर के चीज़ें समझनी पड़ रही हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हमें कुछ पता नहीं लग रहा है कि हम कहाँ पे हैं। बट येस, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बहुत ही मज़ा आ रहा है फुट्स पे इस सिटी को एक्सप्लोर करने में। एंड येस, इट्स एन अमेजिंग डे। ये देखिए धूप कितनी अच्छी निकल रही है और मौसम ठंडा है, मैंने जैकेट पहन रखा है। सो ठंडे मौसम में धूप के साथ में वॉक करने का एक अलग ही मज़ा है। ये है बुल्गारिया फॉर ऑल ऑफ यू। तो मेरे पीछे में ये जो बिल्डिंग है ना, ये अलेक्जेंडर कैथेड्रल है, जो कि यहाँ का काफ़ी पुराना कैथेड्रल है। बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। उस कॉर्नर से स्टार्ट होके वहाँ तक की ये बिल्डिंग है, अलेक्जेंडर कैथेड्रल नाम है, और जो कि अब सारी चीज़ें म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो 5-6 इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं आसपास में, इनको वॉक करके देखेंगे एंड देन वी विल मूव बैक टुडे। ये यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। बुल्गारियंस का कहना है कि मोसाद और 1-2 और एजेंसीज़ मिलके
साइकोट्रॉनिक वेपन्स यूज़ करके हर साल करीब 20,000 बुल्गेरियंस को मार देती हैं। और ये उसको लेके ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी इनके और भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे करके। ये है यहाँ सोफिया का सबवे और मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ सबवे से। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये यहाँ सबवे में ये लोग म्यूज़िक वगैरह प्ले करते हैं पैसों के लिए। कई बार जो आर्ट वगैरह ठीक से लोगों की वैल्यू नहीं होती है तो वो लोग अपने आर्ट को यहाँ डिस्प्ले करते हैं और उसके बदले पैसे लेके प्ले करते हैं रोड्स पे। ये सब यहाँ म्यूज़ियम का पार्ट है। नीचे जो है ये सब काफ़ी पुरानी वॉल्स जो यहाँ बची हुई हैं ये इन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है। ये है यहाँ का नेशनल आर्ट गैलरी जिसके अंदर सारे ही आर्ट पीसेस जो हैं पुराने वो सब रखे हुए हैं म्यूज़ियम की तरह। और ये नेशनल आर्ट गैलरी के बाद हम जा रहे हैं रशियन चर्च की तरफ। यहाँ से सिर्फ 50-100 मीटर की दूरी पे है। सारी ही जो हेरिटेज बिल्डिंग्स और हेरिटेज साइट्स हैं वो सब आसपास में हैं 50-100 मीटर की दूरी पे एक दूसरे से। तो इसलिए सारा वॉक करके घूम रहा हूँ मैं। और शायद मुझे ये सामने दिखने लगा है रशियन चर्च। ये वाली जो बिल्डिंग है ये रशियन चर्च की बिल्डिंग है। इसकी एंट्रेंस किधर से है? ये पूरा है बल्गेरिया सिटी सेंटर। ये नेशनल आर्ट म्यूज़ियम कहीं बैक साइड है ये वाला। ये भी इनका म्यूज़ियम है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नहीं तो ज़्यादातर इनके बिल्डिंग्स पे इंग्लिश में कुछ लिखा ही नहीं है तो हमें मैप देख के समझना होता है कि ये बिल्डिंग कौन सी है। तो अब मैं आ गया हूँ रशियन चर्च के सामने। ये मेरे ठीक पीछे मतलब मेरे कैमरे के पीछे है रशियन चर्च और ये मैं आप लोगों को घुमा के दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये वाकई सुंदर है। सो प्रेजेंटिंग रशियन चर्च फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम बल्गेरिया। ये आ गया है अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल जो कि यहाँ का सबसे मेन घूमने का पॉइंट है, जो कि यहाँ सबसे मेन मॉन्यूमेंट बिल्डिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरे कैमरे के ठीक सामने। अब ये है अलेक्जेंडर कैथेड्रल सोफिया में और ये मैं जा रहा हूँ अलेक्जेंडर कैथेड्रल के अंदर। देखते हैं कि ये कैसा है। तो सोफिया में आज का घूमना हो गया है। 5-6 जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे यहाँ के वो सब हमने घूम लिया। प्रेसिडेंशियल म्यूज़ियम, कैथेड्रल, अलेक्जेंड्रिया कैथेड्रल जो है जो यहाँ का पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट्स हाउस कुछ कहते हैं शायद यहाँ पे, और नेशनल आर्ट म्यूज़ियम, रशियन चर्च, ये सब यहाँ का इम्पोर्टेंट घूमने वाला जगह था। वो सब हमने घूम लिया है और अच्छा है कि हम टाइम से फ्री हो गए हैं क्योंकि हमें आज ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना है। कल शाम तक मुझे स्विट्ज़रलैंड पहुंचना है ज़्यूरिख में और ज़्यूरिख है यहाँ से करीब 1700-1800 किलोमीटर दूर और उसमें करीब 2-3 लैंड बॉर्डर्स हैं जो मुझे क्रॉस करना है क्योंकि यूरोपियन यूनियन से शेंगन में जाने के लिए एक बॉर्डर मैं क्रॉस करूँगा और फिर विद इन यूरोप तो चलो बॉर्डर क्रॉसिंग की दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट 1 से 2 बॉर्डर्स तो भी आएंगे क्योंकि एक और यूरोपियन कंट्री आएगी और फिर शेंगन बॉर्डर आएगा। तो 1800 किलोमीटर की जर्नी 2 बॉर्डर्स क्रॉसिंग के साथ में मुझे कल शाम तक, आज आफ्टरनून हो चुका है और कल शाम तक मुझे स्विट्ज़रलैंड पहुंचना है। यानी कि बहुत ज़्यादा
रिग्रेस ड्राइविंग होने वाली है, लंबी लंबी ड्राइव होने वाली है, 800-900 किलोमीटर की। दोनों दिन में मैं 12-12 घंटे रोड पे रहने वाला हूँ। लेकिन यहाँ की जो रोड्स की ब्यूटी है वो भी बहुत अच्छी है। रोड पे ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं घूम रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। तो आगे की जर्नी आप लोगों को दिखाते हुए ले चलता हूँ और चलते हैं सोफिया से आगे स्विट्ज़रलैंड की तरफ और देखते हैं आज रात को स्टे कहाँ पे रहेगा। किसी बड़े शहर पहुंचने की कोशिश करेंगे बीच में, लेकिन दुनिया वगैरह है, लेकिन स्पेशली छोटे शहर में भी काफ़ी अच्छा रहता है। छोटे शहर में भी लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं। तो देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं आज शाम को। कैसे इस पतली सी गली में भी ट्रैम चल रहा है, ट्रेन। बीच रोड पे ये ट्रैक्स बने हुए हैं और इसी पे ये कार्स भी चलती हैं, इन्हीं ट्रैक्स पे जब ये ट्रैम चली जाती है तो। और ऐसे यहाँ पे ट्रैम भी चल रही होती है। ये देखिए पीछे से एक और ट्रैम आगे है। देखो कैसे कैसे रास्ते दिखा रहे हैं। ये हाईवे पे हम चल रहे हैं, ये किधर दिखा रहे हैं, लग रहा है आ गया, फाइनली आ गया। हम निकल चुके हैं सोफिया से और हम जा रहे हैं सर्बिया बॉर्डर की तरफ। हालांकि अगेन यहाँ जो हमें ग्रीन कार्ड मिला है, सर्बिया के साथ ना इनका बल्गेरिया का थोड़ा रिलेशन अच्छा नहीं है। तो ज़्यादातर लोग ऊपर में रोमानिया कंट्री है वहाँ से होके जाते हैं और इसीलिए यहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने जो इंश्योरेंस इशू किया है उसमें भी सर्बिया का इंश्योरेंस नहीं है। कई सारे कंट्रीज़ का है, बट इसमें देखिए तो सर्बिया का इंश्योरेंस नहीं है। अब देखते हैं सर्बिया अगेन हम हिट एंड ट्रायल तो करते ही रहते हैं। तो अब क्या है कि 50 किलोमीटर दूर ही सर्बिया का बॉर्डर था, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, कहीं जाने दें तो हमारा रास्ता छोटा हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड तक जाने का। सर्बिया से सीधा रास्ता है स्विट्ज़रलैंड का, नहीं तो हमें पूरा ऊपर से रोमानिया और ऑस्ट्रिया होते हुए जर्मनी होते हुए फिर हमें स्विट्ज़रलैंड जाना होगा, ऊपर से आके वापस नीचे आना होगा। तो थोड़ा लंबा रास्ता है, तो इसलिए लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या होगा, फिर वापस आएंगे। तो ये हम पहुंच चुके हैं बल्गेरिया, जो कि है हमारी, काउंट करना पड़ेगा, इंडिया, दुबई, ईरान, टर्की, ग्रीस और बल्गेरिया। यस, तो बल्गेरिया है हमारी 6th कंट्री और 6th कंट्री में हमने इंडिया का झंडा लहरा दिया है अपनी इंडिया की राइट हैंड ड्राइव गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। हम कवर कर चुके हैं तकरीबन 7,500 किलोमीटर दिल्ली से निकलने के बाद में, और अभी करीब 15,000 किलोमीटर की जर्नी और बाकी है। 45 डेज़ और 15,000 किलोमीटर अभी और भी ट्रैवल करना है। और ये पूरा बल्गेरिया का ब्यूटीफुल नज़ारा है। इनफैक्ट पूरा ही बल्गेरिया इस तरह का सुंदर है, ग्रीन पहाड़ों के साथ और ऐसे अच्छे रोड्स के साथ में कवर्ड है। सो जय हिंद। तो बल्गेरिया पुलिस ने तो हमें जाने दिया बिना किसी क्वेश्चनिंग के। अब ये है बल्गेरिया कस्टम्स, आई गेस। हाँ, तो ये बल्गेरिया कस्टम्स है। यहाँ से कार का हो सकता है कुछ चेकिंग वगैरह हो, और उसके बाद में हम सामने एंटर कर जाएंगे सर्बिया में। सो लेट्स सी। चलो फाइनली बल्गेरिया वाले बॉर्डर से तो क्रॉस कर गए हैं। अब ये है हमारा सर्बिया का बॉर्डर। अब सर्बिया बॉर्डर पे वेट करेंगे अपने कार के क्लियर होने का और पासपोर्ट क्लियरेंस का, इमिग्रेशन चेक जो होता है उसका। ये दोनों काम हो जाए तो फिर हम आगे चलेंगे। चलो भाई, तो अब हमारा नंबर आने वाला है पासपोर्ट कंट्रोल सर्बिया में, और ये लेफ्ट पे जो हाथ निकला हुआ है ये काउंटर है। एक एक करके पासपोर्ट देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे हमारी शायद कस्टम्स की चेकिंग होनी है, लेकिन इन्होंने जाने दिया। Any entry for the car? Car? Entry? No? Okay. वो
ओके ओके कर रहा था। मैं बचा के पूछने के लिए रुका तो कह रहा हो ओके ओके। ये है सर्बिया। बॉर्डर एंटर करते ही अंदर का पूरा नज़ारा। ये सर्बिया कंट्री शुरू हो चुकी है और हमें बॉर्डर वालों ने बड़े आसानी से जाने दिया। इंश्योरेंस नहीं था यहाँ का तो हमें डर था कि रोक लेंगे, लेकिन ये है कि आज हमने पूछा ही नहीं। आज इन्होंने पूछा ही नहीं, वही बात है। और हम इस डर से हम सर्बिया आ ही नहीं रहे थे। हम बहुत लंबा रूट लेके रोमानिया से क्रॉस करने वाले थे क्योंकि वहाँ का इंश्योरेंस था हमारे पास में। एंड फाइनली वी आर इन सर्बिया नाउ। और सर्बिया है हमारी 7th कंट्री। बुल्गारिया से हम सर्बिया एंटर कर चुके हैं। मुझे डर था कि यहाँ पे मेरा इंश्योरेंस नहीं है तो मुझे घुसने नहीं देंगे इस कंट्री में, क्योंकि लॉ इनका ऐसा ही है। लेकिन फाइनली किसी ने इंश्योरेंस के लिए नहीं पूछा और मैं आ चुका हूँ सर्बिया में। बुल्गारिया सर्बिया का जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके सर्बिया के अंदर। और ये है सर्बिया के नज़ारे। बट सर्बिया में क्या राइट हैंड ड्राइव है? क्योंकि हम राइट हैंड साइड पे निकले हैं। नहीं ठीक है लेफ्ट हैंड ड्राइव। मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, कई बार होता है ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड में। क्या व्यू है, क्या अमेजिंग नज़ारे हैं। ऐसे तो पूरा यूरोप ही सुंदर है, बट इधर बुल्गारिया सर्बिया इस एरिया के जो पहाड़ हैं, ये जो ग्रीनरी है इसका, ये एक बड़ा अच्छा वो देता है, व्यू देता है। Great, let's move ahead in Serbia now. तो सर्बिया में एंटर करने के बाद ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है और मेरे पीछे में ये एक कैफ़े है और टॉयलेट है। लेकिन ये लोग अजीब सी स्पेलिंग लिखते हैं टॉयलेट की, जैसे हम बोलते हैं ना टॉयलेट, तो वैसा टॉयलेट लिख देते हैं ये। बट एनीवेज, तो ये है सर्बिया। शांत सी कंट्री है अभी तक, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। ऐसे भी जब हम बॉर्डर से एंटर करते हैं तो मोस्टली छोटी सिटीज़ पहले क्रॉस कर रहे होते हैं। तो वी आर ऑलरेडी आई गेस अराउंड 100 किलोमीटर इनसाइड सर्बिया राइट नाउ। और ये मेरे पीछे ये एक्सप्रेसवे है जिससे हम जा रहे थे और यहाँ पे हम रुके हैं। लेकिन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर छोटे छोटे जगह का भी बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मैं एक कैफ़े में रुका हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से डेवलप पूरा पार्किंग, 100-200 गाड़ियों की पार्किंग है यहाँ पे। सामने वो पेट्रोल स्टेशन भी है, अभी पेट्रोल डीजल भी मैं वहाँ से लूँगा। और पूरा ग्रीनरी, लैंडस्केपिंग वगैरह कर रखा है। तो डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ की यही अच्छी बात है कि शेंगन हो या नॉन शेंगन हो, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ फुली डेवलप्ड हैं। रोड्स और कैफ़ेज़ और वो सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी हैं। तो चलते हैं कैफ़े में, कुछ क्विक स्नैकिंग करते हैं और फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आज 2-3 कंट्रीज़ को क्रॉस करना है। यहाँ के बाद में क्रोशिया आएगा, क्रोशिया के बाद में एक और कोई कंट्री है, मैं बोल रहा हूँ शायद ऑस्ट्रिया आएगा मे बी, और उसके बाद वी विल एंटर इनटू स्विट्ज़रलैंड, जो ज्यूरिख हमें जाना है। इट्स वेरी फार। अभी यहाँ से 1500-1600 किलोमीटर और बचा है। जब हम चले थे तो करीब 1800 किलोमीटर था। तो अब काफ़ी लंबी ड्राइव होने वाली है। वी हैव टू रीच एज क्लोज टू ज्यूरिख एज पॉसिबल। तो इसलिए जल्दी से कुछ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये है इनका रेस्टोरेंट। आई डोंट नो इसकी एंट्री कहाँ से। आई जस्ट होप कि यहाँ से एंट्री हो। होटल नाइस का रेस्टोरेंट। उस कैफ़े में हम गए थे बट वो कैफ़े बंद था, तो यहाँ से इस रेस्टोरेंट की एंट्री है। यहाँ पे आ गया हूँ। तो आ गया है हमारा खाना और ये है कुछ राजमा टाइप का आइटम जिसको कहते हैं यहाँ पे पसूलजी। और ये है यहाँ की हैंडमेड ब्रेड है, मतलब रोटी की तरह। ये तुरंत बनाते हैं इसलिए देखने में रोटी की तरह है, ये मोटा सा, लेकिन ये हैंडमेड ब्रेड है। ये इनका मेन्यू है। बहुत कम चीज़ें समझ में आएंगी लैंग्वेज की वजह से, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। और ये सर्बिया की करेंसी में है, तो सर्बिया की करेंसी इंडिया से भी वीक है। ये मैंने ऑर्डर किया है पेसुल्ज, जो कि राजमा का कोई आइटम है, और भी कई चीज़ें हैं बीन्स वगैरह की। और चिकन बर्गर है, ये पेलिसी बर्गर, मतलब ये चिकन बर्गर होता है, जो कि करीब 850 सर्बियन करेंसी में है। और यस, तो खाना शुरू किया जाए क्योंकि खाना आ चुका है।
ओके, तो ये हमारा बिल आ चुका है और ये है तो यहाँ की लोकल करेंसी में, और लोकल करेंसी में ये बिल टोटल आया है करीब 1445 सर्बियन करेंसी का। बट ये 1445 होता सर्बियन करेंसी के हिसाब से, यूरो में होता है सिर्फ 13 यूरो, और 13 यूरो का मतलब है कि कुछ 1100-1200 रुपये का बिल था हमारा, जिसमें हमने वो 2 ब्रेड, 1 राजमा और वो 2 कॉफ़ी मंगाया था। राजमा नहीं, मतलब जो भी इनका नाम है, तो राजमा टाइप का कोई आइटम था, 2 कॉफ़ी के साथ ये मंगाया है। तो मैं आ गया हूँ सर्बिया के पेट्रोल पंप पे। अरे ये तो पेट्रोल गिरा हुआ तो स्लिप कर रहा है पैर मेरा। तो हाय, ओह इट्स नॉट ओपन, आई एम सॉरी। Yes, diesel. Up to diesel. I'm sorry? Up to diesel. Normal diesel. Okay. Normal diesel. Full. Full, yes. So हम आ गए हैं Number 6. सर्बिया में. Yes. So this is number 6. What's the price of diesel here? So this is 214 dinara. So 214 dinara. 1 दिनारा जो है वो हमारे 74 पैसे के बराबर है। तो 100 दिनारा करीब 74 रुपये होता है, 200 दिनारा करीब 150 रुपये होता है, और 214 दिनारा का है, तो इसका मतलब करीब 160 रुपये के आसपास का डीज़ल है यहाँ पे। यूरो में बात करें तो मुझे लगता है कुछ 1.6-1.7 यूरो के आसपास का 1 लीटर डीज़ल होना चाहिए। ये सर्बिया यूरोपियन कंट्री है, और सर्बिया में ये डीज़ल का प्राइस है जो कि करीब 160 रुपये के आसपास का है, 150-160 के आसपास का। भाई पूछ रहा था मेरे से कि वो जो स्पेशल वाला डीज़ल आता है ना, वो वाला डाल दूं क्या कहते हैं इस पर, यहाँ पे मैं पढ़ के बताता हूँ, ऑप्टी। तो शायद ये ऑप्टी वाला डाल रहा है, मैंने बोला नॉर्मल, लेकिन तो इसने शायद ऑप्टी वाला ही डाल दिया, तो ठीक हो सकता है नॉर्मल वाला डीज़ल 2-4 रुपये और कम हो यहाँ पे। और ये सारे पेट्रोल स्टेशन पे यहाँ खाने पीने की दुकानें होती हैं, तो कुछ यहाँ से कोल्ड ड्रिंक पिकअप करके और फिर आगे बढ़ेंगे। ये काउंटर है, यहाँ पे पेट्रोल के मतलब डीज़ल के पैसे देने हैं, और हमारा 6 नंबर काउंटर था, तो इनको बताएंगे 6 नंबर, तो ये उसका बिल निकाल देंगे, एंड देन विल पे द बिल, एंड और भी कुछ सामान का पे करना होगा तो पे करके फिर हम निकल सकते हैं। 100 euro. 100 euro ili litre, jesmo. Da. Taman. And this Red Bull. Traje. Thank you. How much? Ma jesmo. Card. Komši. Turkish. India. India. Yes. Jel vi You bir? can say hello. People in India are watching you. Thank you. Vaš Amerika. Bye. Diesel, 6 number diesel. Evo ovako. Oh, this is for us. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. Diesel, 6 number. Number 6. Number 6, yeah. I forgot to tell you. Sorry for that. Euro, karta. Card. Kako se zove mesto gdje ide? Tualet. Arkada Tešarda. थैंक यू। ये हमारे आगे जो गाड़ी जा रही है ये है डिफेंडर, लैंड रोवर डिफेंडर, और अभी एक ऐसी क्लास सी बिल्कुल ऑफ रोडर दिखती है, और ये 1960s का बना हुआ डिफेंडर है। ये बहुत ही पुराना वाला मॉडल है, कम से कम 50-60 साल पुराना, और क्या सही तरीके से ये भी रोड पे अभी चल रही है। देखने में ऊपर से बस ये थोड़ी पुरानी सी दिख रही है, मतलब मुझे तो लगा ही नहीं कि डिफेंडर है, मुझे लगा कोई जीप शीप होगी अपनी पहले की, लेकिन जैसे ही मैंने पास में देखा तो इस पे ये डिफेंडर लिखा हुआ है लैंड रोवर के लोगों के साथ में। तो इसीलिए लैंड रोवर की कार्स की जो रिलायबिलिटी कहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी कहते हैं, स्पेशली ऑफ रोडिंग और उस तरह के व्हीकल्स में। ये मैं इसको साइड से क्रॉस करता हूँ, अभी ये पूरी डिफेंडर दिखेगी। ये एक और डिफेंडर जा रही है, ये यहाँ की पुलिस यूज़ करती है, और ये बहुत ही पुरानी वाली गाड़ियाँ हैं, शायद आर्मी है इनकी, तो डिफेंस में यूज़ होता था ये पुराना वाला जो डिफेंडर है, स्पेशली डिफेंस के लिए बना था। तो 2-3 गाड़ियाँ यहाँ के डिफेंस वाले यूज़ कर रहे हैं और वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये सर्बिया का जो कैपिटल है वो एंटर करने से पहले एक टोल है, और इसमें कैश वाला कैसे पता लगेगा कि कौन सा है, पता ही नहीं लग रहा कैश कौन सा है। We have to pay in Eno put, ticket. cash. Ticket, eno put, šta? Imate ticket. No ticket. This ticket.
How much? How much? A pogrešili ste traku, treba tamo da idete skroz desno. Tu znam. ये मैं सर्बियन टोल पे हूँ और जैसे ही हम कंट्री में एंटर किए थे हमें टोल पे एक स्लिप मिला था। अब हम ऑलमोस्ट मिड ऑफ द कंट्री में पहुँच गए हैं, जो यहाँ का मेन सिटी है, कैपिटल है, वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो सिटी में एंटर करने से पहले ये टोल था। अब एक तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही और पहले इसने बोला दूसरे लेन में चले जाओ, दूसरे लेन में गए तो भी जो बैरिकेड था वो नहीं खुला। फिर एक बंदा आया, उसने पूछा हाउ वुड यू पे, तो उसने कुछ 13 यूरो कैश में लिया और किसी और काउंटर पे वो जमा करके आया है। तो ये इन्होंने चेंज दिया। ओके, और ये है स्लिप जो कि ये 13 यूरो की स्लिप है। 13 यूरो इनका टोल का चार्ज, टोल का या एज एन वो हाईवे पे चलने का जो चार्ज होता है ना, वो लगा है। और ये इन्होंने खोल दिया है बैरिकेड उधर। और चलो अपनी गाड़ी अब निकल गई है। ये मैं सर्बियन टोल पे हूँ और जैसे ही हम कंट्री में एंटर किए थे हमें टोल पे एक स्लिप मिला था। अब हम ऑलमोस्ट मिड ऑफ द कंट्री में पहुँच गए हैं, जो यहाँ का मेन सिटी है, कैपिटल है, वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो सिटी में एंटर करने से पहले ये टोल था। अब एक तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही और पहले इसने बोला दूसरे लेन में चले जाओ, दूसरे लेन में गए तो भी जो बैरिकेड था वो नहीं खुला। फिर एक बंदा आया, उसने पूछा हाउ वुड यू पे, तो उसने कुछ 13 यूरो कैश में लिया और किसी और काउंटर पे वो जमा करके आया है। तो ये इन्होंने चेंज दिया। ओके, और ये है स्लिप जो कि ये 13 यूरो की स्लिप है। 13 यूरो इनका टोल का चार्ज, टोल का या एज एन वो हाईवे पे चलने का जो चार्ज होता है ना, वो लगा है। और ये इन्होंने खोल दिया है बैरिकेड उधर। और चलो अपनी गाड़ी अब निकल गई है। लैंग्वेज नहीं समझ में आने की वजह से बहुत तरह की दिक्कतें हैं। मतलब कौन से वाले में जाना था, अब कैश को क्या कहते हैं यहाँ पे पता ही नहीं है। ETC करके लिखा था, अब ETC कैश के लिए लिखा था या कुछ और लिखा था वो भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन खैर बाद में उस बंदे ने हंसते हुए हमारा खुद से जाके कहीं और काउंटर से कैश की वो पर्ची कटवा दी और आके बैरिकेड खोल दिया। तो हमारा काम हो गया, सब हम निकल गए हैं। और ये इनकी ये सिटी आने वाली है। जो टोल था आई गेस वो टोल अब ख़त्म हो चुका है और हम एंटर कर गए हैं। क्या नाम है इनके कैपिटल का? ये बेओग्राड। हाँ, बेओग्राड। ये इनकी कैपिटल सिटी है बेओग्राड, जिसको हम ये टोल क्रॉस करके एंटर कर गए हैं बेओग्राड। और अब ये 5-7 किलोमीटर में वो सिटी है। सिटी का वो बाउंड्री शुरू हो चुका है, बट अभी हम सिटी के आउटर पे हैं। धीरे धीरे अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये है सर्बिया का कैपिटल बेओग्राड। आप देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है दूर से ये सिटी। सारे ही जितने घर हैं इनका जो रूफटॉप है वो सेम रेड कलर का है और वो जो स्लांट वाला जो डिज़ाइन होता है सेम डिज़ाइन का सारा रूफटॉप है। तो दूर से देख के एक सिमेट्री सी ना अच्छी सी लग रही थी। तो अभी हम लोग हैं सर्बिया में और ये बस है सर्बिया की जो उधर से आ रही थी। उसके साथ में पीछे पीछे ट्रैम आ रहा है। कैसे सेम रोड पे एक तरफ कार चल रही है, एक तरफ बस भी था और ये पीछे ट्रैम आ रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी से ऊपर लगा हुआ है, चल रहा है। और ये सेम रोड पे इसके पीछे पीछे बस चल रही है और इसी के दूसरे वाली साइड पे हम भी चल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है। ये कोई ब्रिज है जो आगे एक रिवर है, हम उसको अभी क्रॉस करने वाले हैं। ये है सर्बिया में नीचे गंगा नदी। मतलब गंगा जैसी नदी। मुझे जब नाम नहीं पता तो मैं क्या बोलूं, ढूंढता हूँ गूगल पे क्या कहते हैं। लेकिन ये सर्बिया मेन सिटी के बीच से रिवर है और ये नीचे बोट वगैरह भी चल रही है। ये बड़ा अच्छा सा व्यू है, दोनों तरफ पूरा पार्क जैसा है, लोग वॉक कर रहे हैं। और इसी के पास में एक फोर्ट है, वो सामने जो दिख रहा है वो कैमरे में जो उठा हुआ सा दिख रहा है पीछे की तरफ, उस फोर्ट में मैं अभी जा रहा हूँ। वो फोर्ट यहाँ पे फेमस है, काफ़ी पुराना। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग सर्बिया फॉर यू, प्रेजेंटिंग
द कैपिटल सिटी ऑफ सर्बिया, बियोग्रेड फॉर ऑल ऑफ यू। ये हमारे लेफ्ट पे रिवर है और ये इनकी जो ओल्ड पुरानी सिटी है वो मेरे राइट पे है, और हम स्ट्रेट जा रहे हैं जहाँ पे इनका एक पुराना फोर्ट बना है जिसके लिए ये सिटी काफ़ी फेमस है। उस फोर्ट के पास हम अभी पहुँचने वाले हैं, और ये है एक सिटी की फील, मतलब एक जनरल, जैसे ही मैं किसी सिटी में पहुँचता हूँ तो मैं उन सिटी के रोड्स को, बिल्डिंग्स को भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे ये पता लगता है कि एक ओवरऑल ये सिटी का फील कैसा है, वाइब्स कैसी हैं। सो नो डाउट दिस इज़ गुड, अमेजिंग। ये बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी सी हैं लेकिन पूरा अच्छा सा है। और जैसे ही अब हम फोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं ग्रीनरी शुरू हो गई है, हालांकि पीछे ये ग्रीनरी नहीं थी, सिटी एरिया था पूरा, और बिल्कुल लेफ़्ट पे मेरे रिवर भी साथ साथ चल रहा है। ये है सर्बिया का फोर्ट, और इधर से है इसका ये एंट्रेंस, और सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये है 1440 का बना हुआ फोर्ट। यहाँ से लेना है राइट। नया शहर है, गाड़ी चला समझने पे कहाँ से राइट है कहाँ से लेफ्ट है, नहीं तो राइट वाले में घुस गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर हमारे पास टाइम होता तो नीचे जो रिवर है यहाँ बैठने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन हमें पहुँचना है ज्यूरिख, इसलिए हम रुकना और टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो हम बियोग्रेड से निकल चुके हैं। बियोग्रेड, बेलग्रेड भी कहते हैं लोग, तो आई डोंट नो क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो बेलग्रेड जो है वो सर्बिया की कैपिटल है, और वहाँ फोर्ट घूमे हम लोग, और रिवर साइड जो था वो घूमे। उनका एक ओल्ड पुल है, ब्रिज है काफ़ी पुराना सा, वो घूमे। तो ये 3-4 जगह जो इम्पोर्टेंट था यहाँ का वो घूम के, और अब फाइनली हम बेलग्रेड से निकल चुके हैं, सिटी से बाहर हाईवे पे आ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं क्रोएशिया की तरफ। यहाँ से करीब 100-150 किलोमीटर क्रोएशिया का बॉर्डर है, तो एक और इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने की कोशिश है। हालांकि उसके आगे भी 1-2 और कंट्रीज़ हैं, तो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। बट अभी फ़िलहाल हम क्रोएशिया की तरफ मूव कर रहे हैं, और बात करते करते ये आ गया है वापस से एक टोल। अब इस टोल में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश मतलब कैश कौन सा है। शायद ये कैश होना चाहिए, बट कैश तो इधर की साइड होगा ना। नहीं है तो कैसे यहाँ से निकालने वाला है? टिकट 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 ये एक बार और हम सर्बिया से अब फाइनली निकलते समय एक लास्ट सर्बिया का टोल पे कर रहे हैं। जब हम टोल पे एंटर करते हैं तो हमें एक स्लिप मिल जाता है, और फिर एग्ज़िट करने के टाइम के हिसाब से जो अमाउंट है वो ये बताते हैं और उतना पे करना होता है। इससे पहले यूरो 450 ओके। हाँ 450, हम तो डेली गए थे। 450 यूरो 450 यूरो मतलब 45,000 रुपये। इनके 450 का मतलब है, थैंक यू, इनके 450 का मतलब है 4 यूरो 50 सेंट्स। तो इसका मतलब कि करीब 400 रुपये हमें दोबारा लगे हैं सर्बिया में सेकेंड टोल पे। तो 13 यूरो सुबह और 4.5 यूरो अभी। इसका मतलब ये है कि टोटल करीब 1500 रुपये का टोल हमने सर्बिया में पे किया है। और ये अब सर्बिया से हम ऑलमोस्ट निकलने वाले हैं। कुछ ही दूरी पे, कुछ ही किलोमीटर पे सर्बिया का वो बॉर्डर है, सर्बिया और क्रोएशिया का। तो बस अब वहाँ हम पहुँचते हैं। ये आ गया है सर्बिया और क्रोएशिया का बॉर्डर।
ये ऐसा कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर है इनका। आई गेस पहले हम सर्बिया से एग्ज़िट करेंगे और फिर थोड़े से आगे एक और टोल दिख रहा है जो कि क्रोशिया का एंट्री इमिग्रेशन पॉइंट होगा। पुलिस वाले दिख रहे हैं दोनों साइड चेकिंग करते हुए, बंदा वहाँ बैठा भी है बैरिकेडिंग पे। तो ये है इमिग्रेशन चेक का काउंटर सर्बिया से एग्ज़िट करते समय, और थोड़े से आगे जो दिख रहा है वो क्रोशिया का है। बट पहले सर्बिया पे पासपोर्ट की स्टैंपिंग होगी, फिर यहाँ कस्टम वाले चेक करेंगे। तो अब इनका हो गया है और आ गया हमारा नंबर। हेलो। आज फिर हम हाईवे पे फंस चुके हैं। 100 किलोमीटर पीछे से कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आया है, और ये मेरी कार में जो रेंज है ये 6 किलोमीटर का दिखा रहा है। 6 किलोमीटर की रेंज बची है मेरे कार में, और जो अभी हमने पेट्रोल पंप लगाया है वो भी कुछ 8 मिनट के रास्ते पे है, 5-6 किलोमीटर के आसपास है वो भी। तो इसलिए बिल्कुल भी एक कट भी मिस करने का स्कोप नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली 5 किलोमीटर का रेंज बचा है और 4.5 किलोमीटर ये पेट्रोल पंप है। तो अगर मैंने गलती से भी मिस कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और ये गाड़ी का पूरा फ्यूल ख़त्म हो चुका है। ये जो मीटर 0 पे आता है ना, ये 0 पे आ चुका है, गाड़ी बंद करना और ये रीफ्यूल लिखा आ गया है। रीफ्यूल का मतलब है कि अब इसमें बिल्कुल 0 रेंज है, अब रेंज है ही नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली हम पहुंच गए हैं डीजल स्टेशन पे, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि डीजल मिल जाना चाहिए यहाँ पे। Is this also diesel? No diesel. No diesel. So this is diesel, but this diesel normal. Okay. Yes. And can we how Possible pay first? office. Pay first, 0. and then Yeah, okay. आ जाओ। diesel is. ओके, तो मैं आ गया हूँ डीजल स्टेशन पे, और ये है 8 नंबर का पंप। तो यहाँ पे शायद कोई डालने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि अंदर जाके पहले बात करनी होगी, वो वहाँ से अलाउ करेंगे, पैसे पहले देने हो सकते हैं, और तब उतने का डीज़ल आके हम डाल सकते हैं। तो और डीज़ल है 2.15 यूरो। सो 2.15 यूरो हो जाता है करीब 180 रुपये के आसपास का 1 लीटर है डीज़ल। तो यहाँ चलते हैं, बात करते हैं इनसे। आई कम एंड पे लेटर? ओके, थैंक यू। सो उन्होंने शायद 8 नंबर डीज़ल को खोल दिया है। अब मैं डीज़ल उसमें डाल दूंगा और फिर वहाँ जाके मुझे बिल का पेमेंट करना है। तो फाइनली ये नॉर्मल वाला डीज़ल है। आजा मेरे भाई, मीटर कहाँ है? हाँ, वहाँ पे है। शुरू करता हूँ। नहीं, वो पहले जो 2.15 दिखा रहा था वो पेट्रोल का था शायद, क्योंकि डीज़ल जब मैं डाल रहा हूँ या वो उस वाले डीज़ल का होगा जो स्पेशल वाला डीज़ल होता है, डीज़ल मैक्स जो था। अभी जब मैं डीज़ल डाल रहा हूँ तो 1.62 यूरो पर लीटर है। 1.62 यूरो इज़ कितना, आई गेस 150 रुपये के आसपास का यहाँ पे लीटर है, पर लीटर है डीज़ल। और मेरी कार का माइलेज 9.5 किलोमीटर का आ रहा है पर लीटर। इसका मतलब करीब 16 रुपये पर किलोमीटर के रेट से ये कार यहाँ पे चल रही है यूरोप में। लेकिन यहाँ का टोल वगैरह काफ़ी महंगा है। टोल इज़ हाउ मच, मतलब हम इससे पहले हम सर्बिया में थे तो हमने करीब 20 यूरो पे किया, 1500-1600 रुपये। अभी हम क्रोशिया में हैं तो यहाँ भी हम 16 यूरो पे कर चुके हैं, एंड आई एम श्योर कि अभी एक टोल और आ सकता है। तो हो सकता है कि हम 2-4 यूरो वहाँ भी पे करें, तो करीब 20 यूरो। इसका मतलब करीब 1500 हमें एक कंट्री में टोल लग रहा है। और आज हम बल्गेरिया के बाद सर्बिया और क्रोशिया सेम डे में 2 कंट्रीज़ क्रॉस कर रहे हैं, तो दिन भर में 3000 रुपये का हम टोल भी पे कर चुके हैं डीज़ल के अलावे। 600-700 किलोमीटर में सुबह से गाड़ी चला चुका हूँ। एक बार डीज़ल फुल हुआ था अभी 3 बजे के आसपास, और अभी हो रहा है रात का करीब 10, और 3 बजे से 10 बजे तक 7 घंटे में मैंने 1-1.5 घंटे का स्टॉप लिया है, और करीब 5-5.5 घंटे के आसपास मैंने गाड़ी चलाई है।
और उसमें 600-700 किलोमीटर के बीच में कुछ गाड़ी चली है, 650-700 के आसपास गाड़ी चली है। मतलब 1 टंकी डीजल मैंने दोपहर 3 बजे से रात के 10 बजे तक आज खाली कर दिया है। नंबर 8 यस सॉरी। तो ये डीज़ल का पेमेंट हो चुका है, करीब 113-114 यूरो के आसपास का बिल था 70 लीटर डीजल का। थैंक यू। और जी सर जी कैसे हैं आप लोग? यहीं रहते हैं? हाँ, हम लोग तो घूमने निकले हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। बस वाला टेंशन ले रहा है, थोड़ा आगे लगा के बात करते हैं पहले। तो हम लोग YouTube वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं इंडिया में। अभी देख, आपने वो कार्ड जो है ना स्कैन करेंगे तो उसमें YouTube में तो हिंदी में वीडियो। तो हम लोग निकले हुए हैं दिल्ली से लंदन जाने के लिए। थैंक यू। हम लोग 13 सितंबर को दुबई पहुंच गए थे। मतलब अपनी गाड़ी मुंबई से दुबई शिप से भेजे थे, तो बीच में पाकिस्तान है तो उधर जा नहीं सकते इसलिए। और फिर 13 सितंबर दुबई से आज 3 अक्टूबर, लगभग 20 दिन से हम लोग दुबई, ईरान, टर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, अब फाइनली हम लोग क्रोएशिया में हैं। और अभी इधर से और आगे पूरी यूरोप की कंट्रीज़ वगैरह। तो आप लोग यहीं क्रोएशिया में रहते हैं या कहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कैसे आ गए यार? ये तो कोई कंट्री है, यहाँ तो कोई इंडियन मुझे मिला नहीं। अरे हैं हमारी कंपनी में 100 आदमी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी मैं सर्बिया, बुल्गारिया ये सब भी हम लोग अभी गए थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिला। ऐसे बहुत सी कंट्री में बहुत सारे इंडियंस मिलते हैं, लेकिन ये कि इधर कम ही लोग मिल रहे हैं। कम मिलेंगे आपको, लेकिन इधर सेंटर तरफ तो अभी तो अब धीरे धीरे, हाँ, इधर की तरफ और शायद, पहले जो यहाँ मिले, हाँ, जो इंडियंस हमें मिले हैं। नहीं तो बाकी जो जैसे जर्मनी और ये सब जगह पे, फ्रांस ये सब जगह पे तो मिलते हैं काफ़ी सारे लोग, बट सर्बिया, क्रोएशिया, चलिए तो बहुत। तो आप लोग कहाँ से हैं इंडिया में? कहाँ से? पंजाब। तीन ही लोग पंजाब से हैं? कहाँ से? पंजाब में कहाँ? पंजाब में नकोदर से। अच्छा, नकोदर से हैं, जालंधर के पास। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी इधर से आ रहे थे, आइसक्रीम लेने नहीं आए थे हम तो, इधर घूमते घूमते अच्छा। तो नंबर देखा बोला यूपी का है। यूपी का नंबर है। ये क्या, आप लोग को भी अजीब सा लगा होगा कि यूपी का नंबर है। बहुत बढ़िया लगा। चलिए, क्या बात, बहुत बढ़िया। अभी किधर जाएंगे? इधर से हम लोग ऐसे तो हम लोग आगे निकल जाएंगे अभी, लेकिन यहाँ कहीं कोई बढ़िया रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे पहले, और डिनर करके फिर इसके बाद आगे कौन सी कंट्री है वो, क्या नाम है इसका? स्लोवाकिया। नहीं, स्लोवाकिया ही है ना? हाँ, स्लोवाकिया चले जाएंगे। स्लोवेनिया। और स्लोवेनिया के बाद ऐसे तो स्विट्ज़रलैंड जाना है हम लोग को, कल पहुंचना ज़रूरी है, स्विट्ज़रलैंड में कुछ काम है, तो देखते हैं कहाँ तक रुक पाते हैं। स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी होते हुए फिर स्विट्ज़रलैंड जाना है। 4 कंट्रीज़ अभी हैं बीच में, और कल तक ये 4 कंट्रीज़ पूरी करनी है। 3 कंट्रीज़ आज दिन में हम पूरी करके आए हैं। बुल्गारिया से हम चले थे, पूरा सर्बिया भी हम क्रॉस किए हैं, क्रोएशिया भी पूरा क्रॉस हो ही गया। ये तो बॉर्डर ही है बिल्कुल, मतलब यहाँ से 25 किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये 3 कंट्रीज़ हमने क्रॉस किया है, अभी 3 कंट्रीज़ और क्रॉस करके चौथी में जाना है, तो 7 कंट्रीज़ 2 दिन में कवर करेंगे। चलिए, लेकिन बढ़िया है। ठीक है, फिर मुलाकात होती है फिर कभी। आप लोग को वो तो हैं, आप लोगों के पास में क्या कहते हैं, जो नंबर दिया है आपको, तो उसमें, हाँ, तो उसमें आप लोग स्कैन कीजिएगा, वो फेसबुक, यूट्यूब सब चीज़ पे है। तो कभी मैसेज कभी कुछ इंडिया आए तो मुलाकात करते हैं। थैंक यू। तो अभी आप इधर कभी खाना वाना खाने जाओगे? हाँ, अभी हम कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखेंगे। कोई है पता बढ़िया रेस्टोरेंट इधर का? इधर आपको सेंटर में मिलेगा। सेंटर ही जा रहे हैं, सेंटर लगा के अभी हमने वहीं रॉयल इंडिया है एक, हाँ। एक बॉम्बे ग्रिल है इधर। अच्छा, ये इंडियन है अपना? हाँ, इंडियन है। अच्छा। बॉम्बे के हैं आदमी। हाँ, ये भी ठीक। खाना वाना मिलता है। चलो, बढ़िया। कल हम भी उधर ही खा के आए हैं। हाँ, वो देख लेंगे, अभी हम गूगल पे देख लेंगे। ठीक। ये है क्रोएशिया का कैपिटल ज़ाग्रेब, और ज़ाग्रेब सिटी में हम सिटी सेंटर में आ चुके हैं। अब ये जाने की रोड है, जैसे ये राइट में भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं ना, ये किया वाले, अब इसके नीचे ट्रैम का ट्रैक है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस वाले पे गाड़ी चला सकता हूँ कि नहीं। मेरी तो ये फटी रहती है कि कहीं पीछे से ट्रैम ना आ जाए गाड़ी चला। बट खैर, वो देखो, वो ट्रैम वाले ट्रैक पे चल रहे हैं, अब पता नहीं क्या है। और लेकिन ये है कि ये सिटी का जो व्यू है, सो दिस इज़ अमेजिंग। यूरोपियन कंट्री है, तो पूरा यूरोप का जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, वो सब
बिल्कुल दिख रहा है। अब ये देखो, ये आ चुका है ट्रैम। अब ये ट्रैम कहाँ से कौन आएगा पता नहीं, कौन चढ़ेगा इस पे। सो हम आ गए हैं क्रोएशिया में, और क्रोएशिया के कैपिटल ज़ाग्रेब में मैं अभी हूँ। और यहाँ का ये जो सिटी कैथेड्रल है, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही पुराना है, पूरे शहर से ये दिखता है। लेकिन इसमें शायद कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है, तो ये इतना ऊंचा है। ये ऊपर में कुछ इसमें अभी रिपेयरिंग वगैरह चल रही है शायद, तो कुछ लगा हुआ है। और नीचे भी कई मार्बल वगैरह कुछ ऐसा रखा हुआ मुझे दिख रहा है। बट दिस इज़ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ क्रोएशिया, ज़ाग्रेब में। इससे पहले ज़्यादा मैंने क्रोएशिया वगैरह जैसी कंट्री का नाम भी नहीं सुना था, शायद कभी एक आध बार सुना हो। बहुत सारी कंट्रीज़ की लिस्ट में जब वो सेलेक्ट करते हैं ना किसी कंट्री का पिन कोड या प्रीफिक्स फ़ोन नंबर वगैरह डायल करने के लिए, तो ऐसे कहीं पे झटके से ऐसे नाम एक आध सुने थे, बट नेवर न्यू कि ये कंट्री कहाँ पे है, कैसी है। और फाइनली आज हम आ गए हैं क्रोएशिया में, और वो भी अपनी गाड़ी के साथ। ये पीछे लगी है मेरी टोयोटा फॉर्च्यूनर, और रात के बज चुके हैं 10:30। और यही मुझे तो सबसे अच्छा समय लगता है शहर घूमने का, क्योंकि इस समय बिल्कुल शांति हो रही होती है, रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है, और ये मज़े से घूम सकते हैं। सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बंद हो जाती हैं तो अंदर नहीं जा सकते हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है, बट ठीक है। उसके अलावे सिटी की जो फील है, जो ये जगह है, ये ज़्यादा मज़ेदार लगती है मुझे तो रात को देखने में। ये सामने में कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हैं, लेकिन ये भी आते ही हमारे इन्होंने अपना बाहर का जो लाइट वाइट था तब तक ये बंद कर दिया था। आई जस्ट होप कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। ये जो प्रॉपर फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स ये तो बंद हो चुके हैं, लेकिन ये सामने कुछ पिज़्ज़ा सेंटर वगैरह जो है ये खुले होने के चांसेस हैं, क्योंकि इनके लाइट्स अभी ऑन हैं। और ये है पूरा यहाँ का सिटी कैथेड्रल ज़ाग्रेब क्रोएशिया में। और ये यहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी स्टैचू है यहाँ पे, ये एक जो यहाँ पे है, रात को ठीक से शायद कैमरे में नहीं आ रहा हो। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम क्रोएशिया। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग क्रोएशिया फॉर ऑल ऑफ यू। तो हम लोग फाइनली ज़ाग्रेब में घूम रहे थे, और मुझे इंडिया से 2 भाई यहाँ पे मिल गए हैं क्रोएशिया में, तो बड़ा मज़ा आया आप लोगों से मिलकर। अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि एक्चुअली मैं ये बोला मैं कि यूट्यूबर की वजह से मैं जाना, वो अनमोल भाई का जो चैनल है इस वजह से उनका भी करेक्ट क्योंकि उनको जानते हैं, क्योंकि उनका मैंने पूरा ट्रिप देखा था, लंदन वाला ट्रिप। हाँ, इसलिए आपने भी यूपी की नंबर गाड़ी देखा तो मैं, और यूपी गाड़ी नंबर, और मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा था तो आप समझ गए कि कोई यूट्यूबर ही होंगे। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। बहुत बढ़िया, सेम यार, नाइस टू मीट यू, बहुत बढ़िया। चैनल अच्छा ईरान हो क्या यहाँ पे? हाँ, हम तो उधर गए ना, दुबई गए, फिर ईरान गए, फिर अभी देखो मैं पूरा सीरीज देखूंगा, कमेंट करूंगा तो पूरा। क्या बात है, ये हुई ना बात। कमेंट करूंगा पूरा। अनमोल भाई का पूरा देखा मैंने, हाँ, उनका पूरा सीरीज देखा मैंने पूरा, बहुत बढ़िया। हाँ, अनमोल वगैरह का भी अच्छा ट्रिप था, मैंने देखा, अनमोल अभिषेक दोनों। खैर अब तो वापस पहुंच चुके हैं गुड़गांव, लेकिन अच्छा हमें हैप्पीनेस होती है अगर कोई ऐसा काम करे ना। हाँ, ये होता है हैप्पीनेस होती है कि हाँ कोई बंदा ऐसा काम करता है। कुछ दिन की बात और है, काफी सारे इंडियंस अब गाड़ी वाड़ी लेके आने वाले हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को। वो तो खैर अपना वो है, अपना आदमी का, लेकिन जो अभी आप जिस जगह पे, वो जगह पे आने के लिए बहुत कुछ है आदमी को ना, बहुत अच्छी खुशी मिलती है देख के। बिल्कुल। हो, तो क्रोएशिया में बज चुके हैं 11, और यहाँ पे 10 से 11 बजे के बीच में सारे रेस्टोरेंट्स के बंद होने का टाइम है, तो हमें खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे लाइन से, ये जो स्ट्रीट है इसमें, तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। यहाँ शायद फ्रेंच टाकोस मिल जाए। हाँ, पूछते हैं ना, अगर ओपन है तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और कुछ भी मिलेगा तो ले लेंगे। Okay, great. Do you have pizza? Pizza? No, we just only have tacos. Tacos? Yes, ma'am. Okay, vegetarian taco? This one. Falafel. If you want this one, the beef, and inside is falafel and mushroom.
तो फाइनली 900 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद और करीब 3 कंट्रीज़ क्रॉस करने के बाद, बल्गेरिया, सर्बिया, क्रोशिया क्रॉस करके, और हम आ गए हैं स्लोवेनिया में। और स्लोवेनिया की जो कैपिटल है, नाम बहुत अजीब सा है। अगर आप में से किसी को भी गूगल किए बिना इसके कैपिटल का नाम पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसके कैपिटल का नाम कल सुबह बताऊंगा। और तो वहाँ पहुँच गए हैं हम लोग, और आज रात को स्लोवेनिया में ही स्टे करने का प्रोग्राम है। हाईवे के पास में ही एक होटल है, एक रिजॉर्ट है, अच्छा सा मिल गया, वो ले लिया है मैंने। और कल फिर से 3 कंट्रीज़ क्रॉस करते हुए, ऑस्ट्रिया, जर्मनी क्रॉस करते हुए स्विट्ज़रलैंड, ज्यूरिक पहुँचेंगे शाम को। तो टुडे वाज अ लॉन्ग डे, क्योंकि सिर्फ हमने 4 कंट्रीज़ कवर नहीं की आज, हम घूमे भी। आज सोफिया जो बल्गेरिया का कैपिटल है वो भी घूमे, फिर हम सर्बिया गए, वहाँ भी घूमे हम, और उसके बाद में फिर हम क्रोशिया गए, तो क्रोशिया के कैपिटल में भी घूमे, और फाइनली अब हम एंटर कर गए हैं स्लोवेनिया में। सो ये चौथी कंट्रीज़ हैं, 3 बॉर्डर्स क्रॉस किए आज, और साथ में 900 किलोमीटर की ड्राइव की, 3 सिटीज़ घूमे। सो टुडे वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग डे। सुबह 10 बजे हमने स्टार्ट किया था और अभी हो चुका है रात का ऑलमोस्ट 2-2:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, हम चेक इन करने जा रहे हैं। तो रात को 3 बजे तक सोएंगे, और कल सुबह फटाफट उठ के 9-10 बजे जल्दी से वापस निकल जाना है, क्योंकि कल दिन की भी ड्राइव करीब 800 किलोमीटर की है। तो स्टे ट्यून्ड, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई कैन सी लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द प्लेस, मेनी कंट्रीज़। बहुत सारे जगह से लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, इंस्टा पे मैसेज आ रहा है, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेजेस आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी अनफोल्डेड। अभी पूरा यूरोप और यूके का ट्रिप बाकी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस व्लॉग में मैं दिल्ली टू लंदन बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ हियरिंग अवेयरनेस के लिए, और अपनी ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे, मेनली यूट्यूब पे। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। स्लोवेनिया से ऑस्ट्रिया, जर्मनी होते हुए स्विट्ज़रलैंड की जो रोड ट्रिप है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।